अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सभी लोगों के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ओके ओके, ठीक हो गया। ठीक है, मुझे आप लोगों की मैसेजेस, कंफर्मेशन मैसेजेस रिसीव हो गए हैं। तो सबसे पहले तो भैया अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला इस वेबिनार को अटेंड किया। अच्छा, आज का जो हमारा वेबिनार है ना, वो बाकी वेबिनार से काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और पता है क्या इसकी वजह क्या है जो इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है? सबसे जो मेन वजह है इस वेबिनार को स्पेशल बनाने की, वो ये है कि सर आमिर रज़ा हमारे साथ हैं इस वेबिनार के अंदर, जो कि प्रो ट्रेडर के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, और वीएसए की पर्सनल ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो उनके काफ़ी माशाल्लाह सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं। अगर आप लोग भी उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, या फॉरेक्स को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, या वीएसए के अंदर अच्छा कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप सर आमिर रज़ा से क्लासेस ले सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स वगैरह आप लोगों को चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। आप लोगों के चैट बॉक्स में हमारा नंबर आ रहा होगा। तो ये कि हम इनके कोर्स में आप लोगों का एडमिशन करवा देंगे। तो एक तो ये वजह थी इस वेबिनार के स्पेशल होने की। और जो सेकंड वजह है वो ये है कि जो अब से जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है ना, अब आप लोगों को थोड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इससे पहले जिन चीजों के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। जी हुमायूं साहब, मैंने वीडियो ऑफ की हुई है, मैं जल्द ऑन कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रहमान भाई। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था जो सेकंड वजह है इसको स्पेशल इस वेबिनार के होने की, वो ये है कि अब जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है। अब आप लोगों को ये नहीं बताया जाएगा कि हाँ भाई MT4 सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको ओपन किस तरह से करते हैं, उस पर ट्रेड किस जो है ना मतलब कैंडल स्टिक्स क्या होती है, ये सब। देखिए, अभी जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है इस फॉरेक्स ट्रेडिंग की फील्ड की। जिस किसी ने भी इसके अंदर अच्छा कमांड हासिल कर लिया, उसके लिए आने वाले वक्तों में फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को ये सीखना होता है कि कब कौन सा पेयर वीक है, कब कौन सा पेयर स्ट्रांग है, सॉरी कौन सी करेंसी स्ट्रांग है और कब कौन सी करेंसी वीक है। तो जब आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी तो पीछे फिर रह क्या जाता है। लेकिन क्या है कि इसी के साथ साथ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बल्कि मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग अच्छे से इंटरेस्ट देते हैं और अच्छे से आप लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आज आमिर भाई आप लोगों को सिखाएंगे, तो हम वेरी श्योर कि आप लोगों को इसका बड़ा ही एक अच्छा जो है ना रिजल्ट मिलेगा। तो अब से आप लोगों ने वेबिनार को लाजमी टाइम पर अटेंड करना है, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मिस्टर आमिर रजा साहब या मिस्टर मरहूब आलम साहब आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोग उसको नोट डाउन करें, एक पेन और एक डायरी लेकर बैठा करें, क्योंकि बेसिकली आप लोग एक ट्रेनिंग उसमें आ रहे हैं, एक लाइव ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं, तो अपने पेन कॉपी साथ लेकर बैठा करें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इससे पहले कि वेबिनार वगैरह हमारा स्टार्ट हो, मैं एक छोटी सी आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जो कि बेसिकली आप लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो जरा कंफर्म करें, तो मैं थोड़ी सी डिटेल्स जरा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू मिस्टर आमिर। तो अभी आप लोग जैसा कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये fxforever.com की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेरे पास ओपन है, और इसके अंदर जो हमारे पास टॉप पे बैनर आ रहा है वो है FX फॉरएवर 5th एनिवर्सरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के कॉपरेशन के साथ हमें 5 साल हमारे कामयाबी के साथ गुजर चुके हैं FX फॉरएवर को स्टार्ट किए हुए। इसमें हमने बेतहाशा फ्री वेबिनार्स एंड फ्री सेमिनार्स आप लोगों के लिए किए हैं, और इसके अलावा हमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वीडियोस भी बनाई है, जो कि आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं। मैं यूट्यूब चैनल को भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आप youtube.com/fxforever लिखते हैं, या अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, तो आपके पास ये यूट्यूब चैनल हमारा खुल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखें हमारे पास कितनी तरह की प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। प्राइस एक्शन की सीरीज हमने कवर की हुई है, चार्ट पैटर्न सिखाया हुआ है, काफी ज्यादा हमारी प्रमोशंस आ चुकी हैं, हमारे पास लकी ड्रॉस कितने हो चुके हैं, हमारे डेली के एनालिसिस आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स यहाँ पे मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, कोई न्यू है तो उसके लिए बेसिक कोर्स है, MT4 यूज करने का कंप्लीट तरीका बताया हुआ है। तो इसी के साथ साथ अब जो हमारा जो बेसिकली जो प्रोमो या जो कह लें कि जो सिलसिला हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इस 5th ईयर एनिवर्सरी पे अगर आप मजीद इसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रमोशंस का टैब है, जिसके अंदर हमेशा हमारी हर तरह की प्रमोशन लिस्टेड हुआ करेंगी। तो अगर आप इस प्रमोशन की कैटेगरी पे आएंगे तो ये देखिए हमारी एक सेपरेट वेबसाइट है। आप गेट गिफ्ट्स नाउ वाले इस बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास वो तमाम प्राइजेस खुल जाएंगे जो कि FX फॉरएवर अपने क्लाइंट्स को अब ऑफर करने जा रही है। तो ये देखिए हमारे पास टी शर्ट है,
ये छोटा रिवॉर्ड है, आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि कितने कोई बड़े रिवॉर्ड्स हम इंशाल्लाह आगे ऑफ़र करने वाले हैं आप लोगों को। ये हमारे पास गिफ्ट बॉक्स है, ये कैश प्राइज़ है, ये मोबाइल फ़ोन है, इसी के साथ-साथ लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, आईपैड, मोटरसाइकिल, टूर है हमारे पास, पाकिस्तान टूर है, इंटरनेशनल टूर्स हैं हमारे पास, फैमिली उम्रा पैकेज है, 1 मिलियन का कैश प्राइज़ है, कार है हमारे पास, हाउस है। तो तमाम चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सके हम आप लोगों के साथ चीज़ों को अपने जो मनी प्राइस हो या जो भी फैसिलिटीज़ हो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये कुछ मेरी तरफ से अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए, और अगर आप लोगों के पास कोई भी इसके हवाले से सवाल होता है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों के चैट बॉक्स पे नंबर आ रहा होगा हमारा, तो उस पे जब भी राब्ता करेंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अकाउंट मैनेजर की तरफ जो है ना आप लोगों को ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो आपके साथ रहेंगे और इंशाल्लाह वो जो हमारा अकाउंट मैनेजर है आपको एक-एक चीज़ फॉरेक्स के हवाले से गाइड करेगा। तो अब मैं मिस्टर आमिर रज़ा साहब को प्रेज़ेंटर करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने इस लाइव सेशन को आगे लेकर जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड शुएब, आप लोगों अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आवाज़ आपकी क्लियर आ रही है। ठीक है, आप 1 मिनट बस होल्ड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ आमिर एंड आई होप दैट कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा वेबिनार है वो है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और ये सेशन पार्ट 1 है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको बहुत ही सिंपल और आसान करके आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप लोगों को मार्केट को देखने का, उसको समझने का जो नज़रिया है और अंदाज़ है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो कौन सा ट्रेड है वो स्क्रीन पर और मेरी वॉइस की तरफ हो। और फर्स्ट टाइम कभी भी जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आती, आल्दो कि आप जब थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजारते हो, अच्छे से उनके नोट्स बनाते हो, तो चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाती हैं। इवन कभी भी फर्स्ट टाइम हम लोग कोई काम करें तो वो हमें एक बिल्कुल एरोगेंट सा और अजीब सा लग रहा होता है, बट जैसे जैसे आप उस काम को रिपीटेडली करते हैं तो उस काम में होने वाली जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आपको खुद ही उसके सोल्यूशन मिल रहे होते हैं, या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप जब अपने उन सीनियर्स या अपने मेंटर्स के पास ले जाते हैं तो आप उनके पास आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस होते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली टफ नहीं है, इसे टफ समझा जाता है, और इतनी आसान भी नहीं जितना इसे आसान समझा जाता है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए। दुनिया में जो बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स हैं, या जो दुनिया में बहुत ही लेजेंड्स इन्वेस्टर्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के, जब हम उनसे पूछें कि आपने जब इस मार्केट में पैसा लगाया था तो आप क्या पहले आपको कामयाबी मिल गई थी? तो उनकी जब जब जर्नी सुनेंगे या उनके आप जब चीज़ें सुनेंगे तो आपको वो पता चलेगा कि उन्होंने इस मुकाम तक, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितनी एफर्ट की है, और कितनी ज़्यादा उन्हें हार्ड वर्किंग और नॉलेज गेन करना पड़ा है इस मुकाम तक और इस चीज़ों को समझने अंडरस्टैंड करने के लिए। देन जाके उन लोगों ने अपना मुकाम बनाया। तो इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है आपकी हार्ड वर्किंग, आपका कॉन्सेंट्रेट और आपका पैशन। अगर ट्रेडिंग आपका पैशन, आपका जुनून है, तो तब आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप समझिए कि आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इस चीज़ों को समझना चाहते हैं, अगर आप चीज़ों को ट्रैक ना करें तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो ऑलरेडी डिस्क्लेमर इन शॉर्ट के जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये FX फॉरएवर और प्रोटोटाइप ब्रांड की तरफ से है।
जनरल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम आपको किसी भी किस्म का इंस्ट्रूमेंट को या किसी चीज को बाय या सेल करने की बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे। माजी के हालात या माजी के फाइनेंशियल मार्केट को सामने रखते हुए, ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप इस मार्केट में बिना सीखे समझे अंडरस्टैंड किए अगर इस मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा लॉस होने के और जाया होने के 100% चांसेस है। बिना अपने किसी एडवाइजर से, आप विदाउट एडवाइजर इसमें पैसा मत लगाइएगा। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बाय मिस्टेक यहाँ पे टेक्निकली एनालिसिस आना था, सो मैं इसको देख लूंगा। अच्छा, इसमें जो हम लोग आज 4 चीजें डिस्कस करने वाले, सबसे पहले वो है व्हाट आर द टेक्निकल इंडिकेटर्स, के टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और इस पे देखें, खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो ये 4 टॉपिक्स ही बहुत ही लेंथी टॉपिक्स हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको बहुत ही आसान करके अंडरस्टैंडिंग आपको करवाऊं ताकि आपको मार्केट की चीजें समझ आए। लीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पिवट्स पॉइंट्स क्या होते हैं, इनका मार्केट के अंदर क्या काम होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम आप उसको समझेंगे। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेटअप पर के जो व्हाट आर द टेक्निकली एनालिसिस या इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जब भी हम कोई टूल या कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो टेक्निकल हमें इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं, बेसिकली ये सारे के सारे मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। प्राइस को देखकर, उसकी चीजों को देखकर प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर कर ये सारी चीजें निकाली जाती हैं, जिससे हम लोगों को एक अलर्ट मिलता है, एक प्रेडिक्शन मिलती है, एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट की प्राइस इस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटीज हैं। 100% इस मार्केट में कुछ नहीं है, डिपेंड कि हर चीज की प्रोबेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा चीज आप मार्केट में सीख कर उसको जाके अप्लाई कर रहे हो और उसकी बैक टेस्टिंग कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है, उसकी मार्केट के अंदर उसकी रेशियो क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसकी क्या रेशियो है, किस चीज के ऊपर वो कितना एफर्ट कर रही होती है और कितने वो कैलकुलेशन करके उसके ऊपर वो अपने रिजल्ट्स दे रही होती है। तो टेक्निकली इंडिकेटर्स को बैकएंड पर सारा मैथमेटिकली डिजाइन किया जाता है और हर एक टेक्निकल इंडिकेटर का अपना अपना उसका मैथमेटिकली कैलकुलेशंस होती हैं। मैथमेटिकली कैलकुलेशंस बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्योंकि ये मार्केट डिपेंड कर रही होती है सारी की सारी आपकी मेथड के आपकी मैथमेटिक के ऊपर, तो इसलिए ऑलमोस्ट 90% बल्कि मैं कहूँगा 1000% जो सारी चीजें होती हैं वो आपकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो इंडिकेटर्स को हम लोग इस्तेमाल सिर्फ इसी बेस के लिए करते हैं कि ताकि हमें एक अलर्ट मिले ट्रेड्स अबाउट द स्पेसिफिक कंडीशंस की साइड पर, प्रेडिक्शन मिले मार्केट के डायरेक्शन ऑफ प्राइस क्या है, कंफर्मेशन मिले कि हम जिस तरफ मार्केट को देखना चाह रहे हैं क्या हमें वो इंडिकेटर या वो मैथमेटिकली हमारा इंडिकेटर हमें वो किस साइड पर सपोर्ट कर रहा है, किस साइड पर वो सपोर्ट नहीं कर रहा, कहाँ पे हमें वो एंट्री पॉइंट बता रहा है, कहाँ पे वो हमें एग्जिट पॉइंट बता रहा है। तो हमारे लिए ये चीज समझना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम चीजों को अच्छे से कर सकें। कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं या कितने टाइप के जो चीजें चल रही होती हैं वो होती हैं, असल में 2 कैटेगरीज के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। वो 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे काम करते हैं, मार्केट से हम उसे कैसे फायदा उठा सकते हैं, और अगर वो फेल कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे वो सपोर्ट करेंगे, कहाँ पे हमें वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारे लिए समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो हम लोग इसको लेके चलते हैं। हमारे 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। नंबर 1 एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। मैं अगर आपको लीडिंग की एग्जांपल दूं तो बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। इसकी एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है।
बट मैं आपको उस डेफिनेशन में लेकिन जाना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। लीडिंग इंडिकेटर्स हम उन्हें कहते हैं कि जो प्राइस के मूव होने से पहले हमें अलर्ट कर दे कि प्राइस ने इस साइड पर मूव होना है या मूव होने की प्रोबेबिलिटीज है। लैगिंग इंडिकेटर्स उन्हें कहा जाता है कि जो प्राइस को फॉलो करके आगे वो अपना बिहेवियर दिखा रहे होते हैं। इस तरह से मार्केट के अंदर दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं, सेकंड जिसे हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स मार्केट की प्राइस को फॉलो करके अपना बिहेवियर दिखा रहे होते हैं, और लीडिंग जो होते हैं वो प्राइस के मूव होने से पहले ही हमें बता रहे होते हैं कि प्राइस ने इस साइड पर मूव होने की बहुत ज्यादा एविडेंस है या बहुत ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। इनका मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा कि लैगिंग इंडिकेटर्स क्या हैं, लीडिंग्स क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा इसको आगे जाके लाइव मार्केट में MT4 के ऊपर थोड़ा सा सीखेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर एक बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग को एनालिसिस करने का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे बनते हैं, किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, और इसके बैकएंड पे क्या टर्मिनोलॉजीज चलती है कि सपोर्ट कैसे बनती है, रेजिस्टेंस कैसे बनती है, वो सपोर्ट किस हद तक सपोर्ट रहती है, कब वो वीक हो जाती है, कोई रेजिस्टेंस कितनी हद तक वो रेजिस्टेंस रहती है और किस हद तक वो वीक हो जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं हम थोड़ा सा उसे सीखते हैं। मार्केट के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बनते हैं मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से। वो पेंडिंग ऑर्डर्स कहां से आते हैं, उन्हें कौन लगाता है, कितनी तादाद में लगे होते हैं, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स अगर रेजिस्टेंस लेवल जो है जिसे हम, अगर प्राइस डाउन से अप साइड पर मूव कर रही है और अप साइड पर एक रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के पीछे की क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये कैसे बनता है। ये रेजिस्टेंस बनता है मार्केट में पड़े हुए पेंडिंग सेल लिमिट ऑर्डर्स की वजह से। ये सेल लिमिट ऑर्डर्स कितनी तादाद में पड़े होते हैं, ये ला तादाद में पड़े होते हैं। इनको कौन लगाता है, इनको बड़े बड़े हेज फंड्स लगाते हैं, इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं, इनको बैंक्स लगाते हैं। जो इस मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं वो ये पेंडिंग ऑर्डर्स अपने लगाते हैं। इस वजह से ये रेजिस्टेंस बनता है। इसी तरह मार्केट के ऑपोजिट के रेजिस्टेंस वर्सेस सपोर्ट के सपोर्ट कैसे बनता है। सपोर्ट सेम लाइक दैट कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो यहां पर जब प्राइस को एक सपोर्ट मिलती है तो वो सपोर्ट कैसे बनती है। मार्केट में पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर्स की वजह से ये सपोर्ट एरिया मार्केट में बनता है। हम इन लातादाद ऑर्डर्स को, जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, हम इन्हें क्लस्टर एरिया भी बोलते हैं, और हम इन्हें पेंडिंग ऑर्डर्स काफी तादाद में पड़े हमें ये भी इन्हें कंसल्ट करते हैं। तो इस वजह से मार्केट के अंदर ये सपोर्ट बनती है और ये रेजिस्टेंस बनती है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि एक रेजिस्टेंस, कब तक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहती है, एक रेजिस्टेंस कब तक वीक रेजिस्टेंस कंसीडर की जाती है। अगर
प्राइस इस रेजिस्टेंस को वन टाइम अप्रोच कर ले, उसके बाद डाउन साइड पर आ जाए, तो यहां पर पड़े हुए जो पेंडिंग ऑर्डर थे सेल के एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि 50,000 सेल के लिमिट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अगर प्राइस ने यहां पर फर्स्ट टाइम हिट किया, प्राइस डाउन साइड पर मूव कर गई, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि यहां से 50,000 सेल लिमिट ऑर्डर में से 20,000 ऑर्डर एक्टिव हो गए हैं सेल की तरफ। जब 20,000 ऑर्डर सेल की एक्टिव हुए तो इस वजह से प्राइस ने डाउन साइड पर मूव किया। सेकेंडली, जब प्राइस दोबारा हिट करेगी, उसके बाद यहां पर पड़े हुए जो और ऑर्डर रह गए, जिनमें से 30,000 ऑर्डर माइनस में रह गया था यहां पर, वहां पर हमें 15,000 और ऑर्डर वहां से सेल का एक्टिव हो गया। प्राइस फिर डाउन साइड पर मूव कर गई। अगेन प्राइस ने अप साइड पर मूव किया। जब अप साइड पर मूव किया तो प्राइस डाउन आ गई। पहली हिट, सेकंड हिट, थर्ड हिट। अब यहां पर जो पड़े हुए सेल के ऑर्डर थे अब वो कम हो गए। जब 4 टाइम हिट करेगी, अब ये लेवल वीक हो चुका है। अब मार्केट को ये लेवल तोड़ने में बिल्कुल भी हर्डल फील नहीं होगी, उसे किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस को प्राइस वन टाइम अप्रोच कर ले तो वहां के पड़े हुए सेल लिमिट ऑर्डर एक्टिव होते हैं। अगेन अप्रोच करें, अगेन हिट होते हैं, अगेन अप्रोच करें, अगेन हिट होते हैं। अब ये जो हमें पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, अब वो एक वीक रेजिस्टेंस बन चुका है। अब जब मार्केट यहां पे आएगी तो वो एकदम से इसको ब्रेक कर दिया जाएगा, इस लेवल को। ये जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था, ये फ्यूचर में जाके यही सपोर्ट का काम करेगा। वो सपोर्ट का काम कैसे करेगा, हम थोड़ा अब उसे समझते हैं। रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया जाता है अप साइड पर, तो पहले जो यहां पर सेल के लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए थे, जब ये लेवल ब्रेक कर दिया था तो बड़े बिग प्लेयर्स की तरफ से मार्केट में इन लेवल्स पर अगेन बाय लिमिट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर्स लगा दिए जाते हैं। इस वजह से इस पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट ऑर्डर, क्लस्टर बाय ऑर्डर्स की वजह से हम बोलते हैं रेजिस्टेंस फ्यूचर में सपोर्ट बनेगा जाके। इस वजह से जब प्राइस यहां पर आती है तो इस वजह से प्राइस को जब दोबारा से यहां पर बाय के लिमिट ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स हिट होते हैं तो प्राइस अप साइड पर फ्लैक्चुएट करना, मूव होना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस था वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट बनेगा। इसी तरह अगर कोई सपोर्ट एरिया है, वो सपोर्ट एरिया कैसे बनता है? मार्केट में पड़े हुए पेंडिंग ऑर्डर्स उन्हें कहा जाता है जो अभी एक्टिव नहीं हुए बाय साइड पर। अगर प्राइस अप से डाउन की तरफ मूव कर रही है तो यहाँ पर जो पड़े हुए पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो एक्टिव होंगे और प्राइस को अप साइड पर मूव करेंगे। अप साइड पर मूव करने के बाद जब प्राइस दोबारा यहाँ पर रिएक्ट करेगी तो दोबारा से यहाँ पर जो पेंडिंग बाय ऑर्डर्स पड़े दोबारा वो रिएक्ट करेंगे बाय साइड पर। जब प्राइस डाउन साइड पर आएगी तो मे बी अब जो यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर्स पड़े थे, अब वो लेवल वीक हो चुका है। अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके यही जो सपोर्ट था यही फ्यूचर में जाके रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस डाउन साइड पर मूव करेगी।
अब ये जो प्राइस ने डाउन साइड पर मूव किया है, इसकी क्या रीजन है? इसकी सेम रीजन, यहां पर पड़े हुए बाय ऑर्डर्स, जब ये लेवल वीक हुआ, जब मार्केट ने लेवल तोड़ा, तो बड़े बिग प्लेयर की तरफ से दोबारा इस स्ट्रॉन्ग लेवल पर उन्होंने सेल के लिमिट ऑर्डर्स लगा दिए जो अभी एक्टिव नहीं हुए। जब प्राइस ने इस लेवल को अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद यहाँ पे प्राइस को सेल के ऑर्डर होते, तो प्राइस ने डाउन साइड पर मूव करना शुरू कर दिया। इस तरह से मार्केट में सपोर्ट बनता है। वो सपोर्ट कब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है, हम थोड़ा इसे भी समझते हैं। अगर मार्केट को मिनिमम 3 हिट हो चुकी हैं, मिनिमम 3 हिट, अगर मार्केट के सपोर्ट लेवल पर मार्केट ने मिनिमम 3 टचेस या 3 हिट कर चुकी है, हम उस लेवल को वीक कंसीडर करना शुरू कर देंगे। हम सेकंड टाइम अगर मार्केट ने हिट किया है, थर्ड टाइम जब प्राइस नीचे आ रही है, तो हम अब ये आइडिया लगा सकते हैं कि मे भी मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक कर दे, उसकी वजह कि यहां पर ऑलरेडी पहले 2 टाइम मार्केट को सपोर्ट मिल चुका है। अब ये शायद उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रहा जबकि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम था। अब ये मार्केट को ये लेवल तोड़ने में बिल्कुल भी किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। इसी तरह रेजिस्टेंस, कब तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है या कब तक एक वीक रेजिस्टेंस रहता है? नंबर 1, अगर फर्स्ट टाइम प्राइस यहां जा रही है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एक्टिव करेगा। अगर प्राइस ने सेकंड हिट कर दी है, अब ये वीक कंसीडर करना शुरू कर देंगे। अगर थर्ड हिट कर दी है, अब ये वीक हो चुका है, मे बी के थर्ड टाइम ब्रेक कर दिया जाए, या मे बी के इसको 4th टाइम ब्रेक करके प्राइस अप साइड पर मूव हो जाए। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मार्क किया जाता है, हम उसकी एग्जाम्पल और उसके रूल्स को समझते हैं। मैं आपको रूल समझाऊंगा, ये अगर आपने रूल्स को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना, अच्छे लेवल मार्क करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि हम जिस सपोर्ट को मार्क कर रहे हैं वो सपोर्ट पास्ट में रेजिस्टेंस बना हो। रूल नंबर 2, उस सपोर्ट या उस जो सपोर्ट को हम लोग मार्क कर रहे हैं, उस सपोर्ट को मार्केट ने पास्ट में एक गैप बार से ब्रेक किया हो, एक ऐसी बार जो कि वाइड बार होगी, जैसे कि ये बार है, जैसे कि ये बार है, जैसे कि ये बार है, इस तरह की बार से सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ हो, एक जिसको हम उर्दू में बोलते हैं चौड़ी बार, एक वाइड बार, ठीक है, इस तरह की बार से उसने ब्रेक किया हो। ये हमारे 2 रूल होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के। अब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कैसे किया जाता है हम वो भी देखते हैं, और किस तरह से मार्क किया जाता है वो भी देखते हैं, और कौन से टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडरेबल होते हैं। नंबर 1, अगर आप एज ए इन्वेस्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपको मंथली और वीकली सपोर्ट एरिया चाहिए होगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको वीक से लेकर आप H4 तक या मैक्सिमम H1 तक आ सकते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो लेवल कंसीडर किया जाता है ट्रेडर्स के लिए वो डेली का लेवल होता है। डेली के लेवल से हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस
को मार्क करेंगे और फिर हम लोग डाउन साइड पर जाते चले जाएंगे। एक रूल हम उसी को फॉलो करेंगे कि मार्केट उन्हीं रूल्स को लेकर चले। अब हम लोग कहीं भी जाके सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया मार्क करते हैं। नंबर 1, आप एग्जांपल ले लो कि मार्केट ने सिर्फ ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की है, इससे आगे की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं परफॉर्म की। हम लोग इसको मार्क करते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट एरिया कैसे हमने मार्क करने हैं। नंबर 1, हमने सपोर्ट एरिया मार्क करना है तो हमें मार्केट का सबसे कैंडल का लोएस्ट पॉइंट चाहिए होगा। रेजिस्टेंस के लिए हमें हाईएस्ट पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, पिन पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट। हम लोग लेवल मार्क करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सपोर्ट एरिया हमने मार्क करना है जो फ्यूचर में जाके भी हमें फायदा पहुंचाए, जिससे हम लोग मार्केट की प्रेडिक्शंस कर सकें। सो हम लोग डेली का लेवल मार्क करते हैं, जिस तरह से सपोर्ट नंबर 1 मैं इसको ले रहा हूं एग्जांपल्स के तौर पर। सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2 एंड पास में यही रेजिस्टेंस बना हो और इसको गैप अप बार से ब्रेक किया हो। ठीक है, अब हम इसको मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको ये सपोर्ट एरिया लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये सपोर्ट एरिया लेते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, तो आपने जब भी सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 2 हॉरिजेंटल लाइन आपने मार्क करनी है। ये आपका एक लेवल कंसीडर किया जाएगा। हम इसको इस तरह से मार्किंग करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये सपोर्ट एरिया पकड़ा इस हॉरिजेंटल लाइन को मार्क करने के लिए, ये सपोर्ट एरिया पकड़ा ये वाला और ये लोएस्ट पॉइंट को। अगर ये सपोर्ट एरिया पास्ट में रेजिस्टेंस का काम किया है तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज मैं इसे एडजस्ट करूंगा। अच्छा, अगर मैं इस सपोर्ट एरिया की बात करूं तो ये सपोर्ट एरिया पीछे इसने रेजिस्टेंस का काम किया और उसके बाद एक गैप अप बार मौजूद है जिसने हमें यह बताया कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद है। मार्केट का एक रूल है कि जो मार्केट ने पास्ट में अपनी एफिशिएंसी दिखाई हो वही मार्केट आगे जाके फ्यूचर में अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करती है। अगर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस अप्रोच किया है तो ये फ्यूचर में जाके रेजिस्टेंस का भी काम करेगा और फ्यूचर में जाके सपोर्ट का भी काम करेगा और मार्केट इस लेवल को इसी तरह की एक गैप कैंडल के साथ ब्रेक करेगी, इस गैप कैंडल के साथ ब्रेक करेगी। ठीक है, तो हमने ये लेवल मार्क किया। हम देखते हैं कि पीछे इस लेवल के साथ क्या एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। थोड़ा सा हम इसे जूम आउट करते हैं तो आप देखें, ये देखें मार्केट ने पास्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, मार्केट ने पास में सपोर्ट प्रोवाइड किया, अगेन मार्केट को ब्रेक किया गया एक गैप कैंडल के साथ, अगेन मार्केट ने इस गैप कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया। जैसा मार्केट का बैकग्राउंड पास्ट में था मार्केट ने वैसा ही बैकग्राउंड अपना फ्यूचर में क्रिएट करेगी। अब हम लोगों ने ये एग्जांपल पकड़ ली कि मार्केट, अब देखें कि मेरे सामने ये मार्केट है, ये मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होने वाला है, तो हम देखते हैं कि आगे मार्केट कैसे बिहेव करेगी। देखें सेम लाइक दैट मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया नीचे, रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया नीचे, रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया नीचे। इसी तरह मार्केट के ये स्ट्रॉन्ग लेवल हम लोग कंसीडर करते हैं, इस तरह से मार्किंग की जाती है। अब हम लोग
रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करते हैं। मैंने एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ा, ये हाईएस्ट पॉइंट, और एक और रेफरेंस पॉइंट पकड़ूंगा कि अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट पकड़ा ये वाला तो पीछे यही रेजिस्टेंस जो है पीछे पास्ट में सपोर्ट बना हो, तो रेफरेंस पॉइंट के लिए मेरे पास ये सपोर्ट एरिया मौजूद है। इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने किसी गैप कैंडल के साथ ब्रेक किया हो, तो दिस इज द गैप कैंडल। ये एक ऐसी गैप कैंडल है जो हमें बता रही है कि मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब हमने एक और हॉरिजेंटल के साथ इसी लेवल को आसपास एक लेवल मार्क करना है जो मुझे ये अलर्ट कर रहा है कि ये एक लेवल है, दिस वन। इस हाईएस्ट पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट पर पकड़ लिया, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज द सपोर्ट पॉइंट। मेरा रूल पूरा कंप्लीट है। दिस इज द गैप कैंडल जिसने बताया कि मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब ये देखें, ये ही रेजिस्टेंस आगे जाके इसने रेजिस्टेंस का काम किया, अगेन यहां से आकर रेजिस्टेंस का काम किया, अगेन इसने फ्यूचर में जाके यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करते हैं। हम लोग चलते हैं अब H1 में। H1 में जाके हम इनको रिमूव कर देते हैं। अब मैं आपको H4 में जाके यही रूल्स के साथ जाके मार्किंग, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल डेली के लेवल है ट्रेड करने के लिए। H4 में आते हैं, तो H4 पर आकर हम लोग सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं कि हमें ये एक सपोर्ट एरिया लग रहा है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट सपोर्ट एरिया। पास में ये इसने रेजिस्टेंस का काम किया हो, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, और इसने गैप कैंडल से ब्रेक किया हो, दिस इज द गैप कैंडल जिसने इसको ब्रेक किया है इस तरह से, या ये देखें ये इस तरह से इसको ब्रेक किया गया है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं अपने लेवल्स को, और भी ये देखें, दिस इज द गैप कैंडल जिसने बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब मैं इसके आसपास का एक लेवल मार्क करूंगा सपोर्ट एरिया, जो मुझे बताएगा कि मुझे इन दो लेवल से काम करना है। रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने ये सपोर्ट एरिया मार्क किया, एंड रेफरेंस पॉइंट के लिए ये सपोर्ट एरिया मुझे लगा। रेफरेंस पॉइंट के लिए यही पास में सपोर्ट बना, इसने रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन मैं अगेन रेजिस्टेंस को देखने के लिए मार्केट के बैकग्राउंड पे जाऊंगा और देखोगे क्या वाकई मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस का काम किया। तो दिस इज द रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड गैप कैंडल जो मुझे बता रही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है आपका, जो आपको यहाँ से ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है इस सपोर्ट एरिया के ब्रेक होने के बाद। ठीक है, अब ये देखें यही सपोर्ट एरिया अब आगे जाके क्या काम करते हैं। अब ये देखिएगा, ये देखें इन्होंने आगे जाके सेम वही काम किया, यही सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस बने, यही सपोर्ट एरिया जाके रेजिस्टेंस बना, यही सपोर्ट एरिया जाके आगे रेजिस्टेंस का काम किया। तो इस तरह से मार्केट जब भी अगर किसी सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट डाउन से अप साइड पर पहली दफा मूव करेगी, यहाँ पर पड़े हुए पेंडिंग सेल ऑर्डर मार्केट को डाउन साइड पर लेके जाएंगे। अगेन प्राइस अप साइड पर आएगी, अगेन डाउन साइड पर, अगेन अप साइड पर, अगेन डाउन साइड पर। अब ये लेवल वीक हो चुका है, अब ये लेवल वीक हो, अब मार्केट इस लेवल को जब तोड़ेगी तो ये तोड़कर अप साइड पर चली जाएगी। ठीक है, अब इसने इसको तोड़ा और अप साइड पर, अब अगेन उसने डाउन साइड पर तोड़ा, टेस्ट किया, अगेन प्राइसेस डाउन साइड पर मूव कर गई। अब ये देखें अगेन उन्होंने उस प्राइस को ब्रेक किया, मार्केट अप साइड पर परफॉर्मेंस करती चली गई। अब ये देखें ये अगेन वही वाला सपोर्ट एरिया मार्केट में फ्यूजन में आकर फिर उसने सपोर्ट एरिया का काम किया। ठीक है, इस तरह से हम लोग सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करते हैं। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को
पढ़ते हैं पिवट पॉइंट क्या है। अक्सर आप लोगों ने पिवट्स के बारे में सुना होगा लोगों से। पिवट्स पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे काम करता है, इसके क्या वैल्यूज पॉइंट होते हैं, हम इससे क्या हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। नंबर वन, मार्केट के अंदर दो तरह से चीजें काम कर रही होती हैं, ये आपको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नंबर वन, मार्केट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होती है कि मार्केट के साथ किसी चीज का रिलेशन होना, जिसे हम बोलते हैं कि मार्केट के डायनामिक के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिश्ता है। मार्केट के डायनामिक के साथ अगर किसी चीज का रिश्ता है तो वो 100% उसकी प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि वो काम करेगी। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मार्केट के डायनामिक है, इसका मार्केट के साथ रिलेशन है। क्यों? क्योंकि मार्केट के पेंडिंग बाय एंड सेल ऑर्डर की वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। इस वजह से हमें मोस्ट ऑफ द कॉमन ये एक एनालिसिस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम बात करें तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे रेंज एरियाज होते हैं जो सप्लाई एंड डिमांड का काम करते हैं। वो सप्लाई एंड डिमांड का क्या काम करते हैं, ये उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये भी इनका मार्केट के साथ रिलेशन है। जिस चीज का मार्केट के डायनामिक के साथ रिलेशन है, अगर आप उन चीजों को सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। जिन चीजों का मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो चीजें फेल हो जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, जिस तरह से बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं, फिबोनाची को। फिबोनाची का मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उससे ये नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन हम उससे कहते हैं कि उसके यूज करने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो डिफरेंट है। मार्केट मोहताज नहीं है कि अगर आपने फिबोनाची लेवल मार्क किया है, एग्जांपल के तौर पर मैं इसकी कलर्स चेंज कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर मार्केट ये जो 2, 3.6, 38 से 50 पॉइंट, 100% मार्केट में अगर आप ये लेवल फिबोनाची को इस्तेमाल कर रहे हो, और फिबोनाची को इस्तेमाल करके आपके माइंड में ये कि मार्केट 100% या मार्केट 90% फिबोनाची से यहां से रिट्रेसमेंट करेगी, तो ऐसा नहीं है। फिबोनाची के अपनी कैलकुलेशंस है, इसका मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मार्केट के डायनामिक के साथ इससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं, ये इसका एक डिफरेंट टॉपिक है। कितनी हेल्प ले सकते हैं, इसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख रहे होते हैं। सो इसी तरह कम टू द पॉइंट के पिवट पॉइंट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम थोड़ा उसको समझते हैं। पिवट पॉइंट असल में एसोसिएट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आर द कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। पिवट पॉइंट का असल में एसोसिएट यानी कि इसको माना जाता है कि हम इससे रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल निकालते हैं। एसोसिएट ये ये इसका कॉन्सेप्ट है। बट पिवट पॉइंट का मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अभी मैं जाके आपको आगे बताऊंगा इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये कैलकुलेट ऐसे होता है कि अगर आपने लास्ट डे का पिवट पॉइंट निकालना है, सेंटर पॉइंट, उसका पहला रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट एरिया, तो प्रीवियस डे की ओपन प्राइस, हाई प्राइस
एंड लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस को कैलकुलेट करके इसका पूरा का पूरा एल्गोरिदम या पिवट पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है। सो पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने पिवट पॉइंट का सेंटर एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलता है, पहला रेजिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकलता है, हम उसे वो देखते हैं। नंबर 1, पिवट पॉइंट को आपने जो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट, ये निकालने के लिए लास्ट डे का या लास्ट घंटे का हम लोग हाई प्राइस प्लस उसकी लो प्राइस प्लस उसकी क्लोज प्राइस को डिवाइड करते हैं 3 पर, तो उसका जाके सेंट्रल पॉइंट निकला जिसे आता है, जिसे बोलते हैं पिवट पॉइंट। इसी तरह से अब हमने पिवट पॉइंट का एक रेजिस्टेंस लेवल निकालना है। पिवट पॉइंट का हमने सेंटर लेवल तो निकाल लिया, अब हमने उसका सपोर्ट लेवल पहला निकालना है और रेजिस्टेंस लेवल पहला निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, हम उसको थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आपको इस पिवट पॉइंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 पर और आपको माइनस करना पड़ता है लो प्राइस पर जाके, यानी कि जिस प्राइस को आपने कैलकुलेट करके ये पिवट पॉइंट निकाला था उस प्राइस के लो के साथ आपको माइनस करना पड़ता है, तब जाके आपका एक रेजिस्टेंस एक लेवल निकल जाता है जो इस पिवट से नेक्स्ट लेवल को कंसीडर किया जाता है। इसी तरह पहला सपोर्ट निकालने के लिए आपको पिवट पॉइंट को मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाता है एंड माइनस किया जाता है हाई प्राइस के साथ, तब जाके आपका पहला सपोर्ट लेवल निकल आता है। इसी तरह हमने सेकंड रेजिस्टेंस को निकालना है, तो पिवट पॉइंट प्लस हाई पॉइंट एंड माइनस लोएस्ट पॉइंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो प्राइस की वैल्यू आ रही होती है वो सेकंड रेजिस्टेंस की आ रही होती है। इसी तरह हमने सेकंड सपोर्ट को निकालना है, तो पिवट पॉइंट माइनस हाई पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट को हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास सेकंड सपोर्ट आ जाती है। इसी तरह अगर हमने थर्ड रेजिस्टेंस को निकालना है तो हाई पॉइंट प्लस 2 एंड पिवट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इसी तरह थर्ड सपोर्ट जब निकालनी हमने तो लो पॉइंट ये वाला लो माइनस 2 एंड हाई माइनस पिवट पॉइंट को जब निकालेंगे तो हमारे पास थर्ड सपोर्ट एरिया आ जाता है। ये एसोसिएट किया जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये काम करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको डेफिनेशन के साथ आपको समझाना इसलिए जरूरी था, कैलकुलेशन के साथ समझाना आपको इसलिए जरूरी था कि मार्केट इस तरह से बिहेव कर रही होती है और इस तरह से ये काम कर रही होती है। पिवट पॉइंट के बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, बहुत तरह के पिवट पॉइंट्स हैं, बहुत तरह की इनकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन पिवट पॉइंट अगर मार्केट के अंदर काम करते तो आप देखते कि यहाँ पर बहुत सारी पिवट पॉइंट की वैल्यूज होती, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे जो ट्रेडर्स हैं, खासतौर पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, उनका भी ये मानना है कि पिवट पॉइंट का मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, एज ए रेफरेंस पॉइंट हम लोग पिवट पॉइंट को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लें कि आपके पास आप एक घर में हैं और उस घर का 2 दरवाजे हैं। आप एक घर में हैं और उस घर के 2 दरवाजे हैं, गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2।
और आप सेंटर में हैं। अब अगर मैं बोलूं कि आपने दरवाजे में से गुजरना है, तो इसका तो सिंपल यही अंडरस्टैंडिंग है, या तो आप गेट नंबर 1 से गुजरोगे बाहर जाने के लिए, या आप गेट नंबर 2 से गुजरोगे बाहर जाने के लिए, या आप फिर क्या करोगे, आप उस घर में रहोगे। बस ये 2 कामों में से कोई तीसरा काम नहीं हो सकता। इसी तरह जब पिवट की बात आती है तो होता यह है कि मार्केट में जब हम सेंटर पिवट पॉइंट निकालते हैं तो ये एक घर का सेंटर एरिया होता है। सेंटर एरिया एक गेट नंबर 1 है जिसे मैं रेफरेंस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस कह देता हूं, एक गेट नंबर 2 है जिसे मैं रेफरेंस पॉइंट के लिए सपोर्ट एरिया 1 कह लेता हूं। अब अगर मैं बोलूं कि मार्केट को कि आपने बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए मार्केट को या तो इस गेट से बाहर जाना पड़ेगा या इस गेट से बाहर जाना पड़ेगा। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट, इन रेजिस्टेंस की मार्केट मोहताज है। ऐसा नहीं है। मार्केट ना तो पिवट पॉइंट की मोहताज है, ना पिवट पॉइंट के फर्स्ट रेजिस्टेंस की मोहताज है, ना मार्केट पिवट पॉइंट के पहले सपोर्ट की मोहताज है। मार्केट बिहेवियर करती है अपने फंडामेंटल्स पर, मार्केट रिएक्ट करती है अपने सेंटिमेंट्स पर, मार्केट रिएक्ट करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, मार्केट डिपेंड करता है प्रीवियस डे का हाई, मार्केट का डिपेंड करता है प्रीवियस वीक का हाई और लो पॉइंट, मार्केट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंस होती है। ये वो चीजें हैं जिनको समझकर, अंडरस्टैंड कर आप चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स वर्सेस लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करें तो लैगिंग इंडिकेटर्स उन्हें कहा जाता है कि जो प्राइस को लैग कर रहे होते हैं, यानी प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके MT4 में जो हमारे पास यहाँ पर ऑस्किलेटर्स आ रहे होते हैं, जिनमें एक RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, मूविंग एवरेज ऑस्किलेटर्स है, MACD है, एवरेज टू रेंज है। ये जितने भी स्टोकेस्टिक, ये जितने भी हमारे पास ये आ रहे होते हैं, सारे के सारे प्राइस को लैग कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर RSI के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा कि यहां पर मेरे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 30 पॉइंट्स एंड 70 पॉइंट्स। इसके रेफरेंस के लिए मैं एक और 50 का पॉइंट ऐड करता हूं और मैं इसको एक्टिवेट करता हूं ताकि आपको समझाऊं। यहां पर आप देखें कि जो हमें 70 का पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट की प्राइस इस लेवल से ऊपर जा चुकी है। 30 का पॉइंट्स अगर प्राइस डाउन साइड पर आती है तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। और अगर प्राइस इस 50 के लेवल को ब्रेक करती है डाउन से अप साइड या अप से डाउन साइड, तो ट्रेडर्स का मानना ही होता है कि अब प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है। द रीजन इज, जैसा मैंने बताया कि मैथमेटिक बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपके ऑस्किलेटर्स के ऊपर कि आप जिस इंडिकेटर को इस्तेमाल कर रहे हो, आया कि आपको उसके कैलकुलेशंस का आइडिया है कि नहीं। RSI को यूज करने के लिए आपको इसकी सेटिंग में आना पड़ता है। यहाँ पर कुछ पीरियड्स लिखे होते हैं, यहाँ पर इस टाइम 14 का नंबर डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई है कि यहाँ पर मुझे क्लोजिंग प्राइस चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती।
खास तौर पर हमारे लिए पीरियड और क्लोजिंग, यानी अप्लाई, आप क्लोज की प्राइस लेना चाहते हो, आप ओपन की प्राइस लेना चाहते हो, आप हाई की प्राइस लेना चाहते हो, आप लो की प्राइस लेना चाहते हो। इस 14 का क्या मतलब है, इस 14 का क्या मतलब है? इस 14 का मतलब ये है, मार्केट में पिछली 14 कैंडल्स को कैलकुलेट करके उनकी क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करके ये RSI आगे मूव होता है। मार्केट की क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करके RSI आगे मूव होता है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया है आप 50, तो इसका मतलब यह है कि 50 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करके आगे ये मूव होगा, अदरवाइज ये मूव नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है लैगिंग, के ये RSI लैग कर रहा है, अभी प्राइस को, इस प्राइस को लैग कर रहा है। इस तरह से वो लैग कर रहा होता है। अगर मैं इसको अप्लाई करूं 50 के ऊपर, तो आप देखें कि अब बिल्कुल RSI की डायरेक्शन चेंज होगी। जो हमें 14 पीरियड्स के ऊपर हमें यहां पर RSI की प्राइस मिल रही थी, अब वो RSI यहां पर 50 के नियर अबाउट पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है कि RSI वो प्राइस को लीड नहीं बल्कि प्राइस को लैग कर रहा है। अगर मैं इसकी सेटिंग में आता हूं, मैं यहां पर आके लिखता हूं 10 और मैं यहां पर कर देता हूं क्लोज। तो अब आप देखें कि अब वही वाली प्राइस क्या कर रही है कि इसने लास्ट 10 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करके RSI ने ये एक ग्राफ बनाया है। ये एक ग्राफ की कैलकुलेशंस करके उसने बताया है कि मार्केट के मैथमेटिक को जो आपने अप्लाई किया है उस बेस पर मैंने ये सेटिंग कर दी है। दैट्स इट, कि मैं फॉलो कर रहा हूं मार्केट के मोमेंटम को, मैं फॉलो कर रहा हूं मार्केट की डायरेक्शन बेस एक्टिविटी को। इसी तरह अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरे पास अभी प्राइस जो क्लोजिंग की आ रही है, मैं इसे बोलता हूं ओपन प्राइस। तो ये क्या करेगा कि जो लास्ट के 10 बार की क्लोजिंग प्राइस है उसको कैलकुलेट करेगा कि ओपन प्राइस जो है उसकी कैलकुलेशन करके हमें बताएगा कि मैंने लास्ट की 10 कैंडल को चेक किया है कि मार्केट के अंदर ये एक एक्टिविटी 10 कैंडल को देख के कर रही है। इसी तरह से मार्केट के, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो हम लोग इससे क्या हेल्प ले सकते हैं और किस तरह की हेल्प ले सकते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूं तो RSI को बहुत अच्छे अच्छे जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हर चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जब आप उस चीज के साथ टाइम गुजारते हो तो चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं। RSI को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप इससे क्या हेल्प ले सकते हो? आप इसमें 14 का पीरियड डाल दो और आप इससे हेल्प ये ले सकते हो कि मार्केट के इस टाइम जो परफॉर्मेंस है, खास तौर पर कि अगर आप कैंडल स्टिक के बिहेवियर को पढ़ोगे और RSI के बिहेवियर को पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा यस, अब मार्केट का अप साइड पर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। कम से मुराद ये है कि मार्केट अब एक रिवर्स की प्रोबेबिलिटीज बना रही है। मार्केट के मोमेंटम, मार्केट के कैंडलस्टिक को समझ के इनकी क्लोजिंग, इनकी हाई प्राइस को सामने रखते हुए जब आप RSI को देखोगे तो आपको बताएगा कि यस, मार्केट का एक रिवर्स की प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं। इसी तरह अगर आप यहां पे देखो तो यहां पर प्राइस ने डाउन साइड पर फॉल मारा, यहां पर डाउन साइड पर आई, तो ये
RSI डाउन साइड पर आते हुए कह रहा था कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट एक अपना पुल बैक की एक्टिविटी परफॉर्म करने जाएगी। फाइनली उसने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म की, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड के अपनी एक्टिविटी को दिखाना शुरू कर दिया। नंबर एक। नंबर दो, हम लोग यहां से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में 14 कैंडल्स की कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट अभी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुकी है, बहुत ज्यादा बिकाई हो चुकी है या बहुत ज्यादा बाय हो चुका है या सेल हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से RSI से हेल्प ले रहे होते हैं। RSI या और जो इंडिकेटर है, खासतौर पर स्टोकेस्टिक वगैरह की बात की जाए, स्टोकेस्टिक को देखें तो हर एक इंडिकेटर के पीछे एक अपना मैथमेटिक कैलकुलेशन है, जिसकी बेस के ऊपर वो रिएक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि मार्केट का एक क्रॉस ओवर, के मार्केट के अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर ट्रैप भी किया जाता है। अगर आप लैगिंग इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके ट्रैप से भी बचना पड़ेगा। उसके ट्रैप्स के रूल्स क्या होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसके एक्टिविटी से फायदा उठा सकोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको मार्केट के अंदर मार्केट के बैकग्राउंड की टर्मिनोलॉजीज, मार्केट के चलने का अंदाज, मार्केट के फंडामेंटल का अंदाज आपको समझ आना शुरू हो गया, आपको मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे होते हैं, किस बिहेवियर के ऊपर होते हैं, वो समझ आना शुरू हो गए, तो फिर आपके लिए ट्रेड्स की एफर्ट करना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ट्रेड्स आपके पास खुद चलकर आपके पास आएंगी कि ये आपकी आइडियल ट्रेड्स हैं। ठीक है, सो ये आज का हमारा सेशन था। आई होप दैट कि आपको पसंद आया होगा, और आपका किसी का भी कुछ सवाल है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज में पूछ सकते हैं और मैं फिर आपको उसका आंसर देता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि इसी रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन हो, ताकि मैं आपको एक डिटेल में उसका आंसर दे सकूं। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मिस्टर आमिर। मैं लाइन से ज़रा सवाल को चेक कर लेता हूँ और देन मैं आपको बता देता हूँ। यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ठीक है जी, मैं शुरू से मैसेज पढ़ना शुरू करता हूँ। मोहम्मद सलमान ने कहा है कि आमिर रज़ा दी ग्रेट बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, सेकेंडली ये है कि अरिंदर सिंह ने कहा है कि अभी जहाँ पे प्राइस है ये भी रेजिस्टेंस है या ब्रेक हो सकती है जनाब। अब तो खैर आपका मैसेज 4:55 पे था, अब तो खैर वो कहानी सिलसिला पता नहीं कहाँ जा चुका होगा। बहरहाल ये है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो हमारी यूट्यूब चैनल पे वीडियो एफएक्स फरावर के चैनल पे आप वहाँ से चलें देख लेंगे तो ये कि आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बाकी शब्बीर अहमद साहब ने कहा है कि सर क्या H1 के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स M30, M15 या M5 में काम करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, H1 के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल माइनर टाइम फ्रेम में बिल्कुल काम करते हैं, और अगर आप M15 की भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करोगे तो सेम लाइक दैट वो वैसे के वैसे ही काम करेंगे। बस आपको ये समझना है कि वो रेजिस्टेंस लेवल किस हद तक स्ट्रॉन्ग है या किस हद तक वो वीक है। ठीक है। अच्छा, अब अब्दुल रहमान साहब का सवाल है कि सर दो हॉरिजॉन्टल लेवल्स के दरमियान कितने पिप्स का डिफरेंस होना चाहिए? इसमें डिपेंड करता है कि जब आप किस टाइम फ्रेम का मार्क कर रहे हैं। अगर आप डेली का मार्क कर रहे हैं तो आप कोशिश करें जो सपोर्ट एरिया आप मार्क कर रहे हैं उसी के नियर का सपोर्ट एरिया आपने मार्क करना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना हो। हम लोग पिप के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करते, हम लोग मार्केट के फर्स्ट सपोर्ट लेवल के नियर के सपोर्ट लेवल को ज्यादा रिस्पेक्ट देकर उसे मार्किंग करके बैकग्राउंड टेस्ट करके हम लोग उसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये अब एक स्ट्रॉन्ग लेवल है।
हो गया। अच्छा शब्बीर अहमद साहब, ठीक है। देखिए सर, माइक तो खैर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, बाकी ये कि आपके पास जो चैट बॉक्स है आप उसके अंदर या तो अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, या तो आपके जो चैट बॉक्स पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है एफएक्सएफ का, आप वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा जो भी आपका सवाल होता है। बाकी मोहम्मद नईम साहब कह रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट 2 कब होगा। सर देखिए, हमारा जो वेबिनार है ना, आप समझ लें, इसको रट लीजिए कि एवरी सैटरडे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:30 शाम को वेबिनार हमारा होता है। ठीक है, उनके अंदर अक्सर वेबिनार जो है मिस्टर आमिर रजा साहब के भी होते हैं, ज़्यादातर उनमें मिस्टर मरहूब आलम साहब के वेबिनार होते हैं। इनका टॉपिक या इनका स्केड्यूल आपने जानना है तो जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म फिलअप किया था उसी को अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो तमाम आपको स्केड्यूल, आपका कोर्स आउटलाइन और जो भी इंस्ट्रक्टर जब भी सिखाएंगे वो सारी डिटेल्स आपको वहां से नजर आ जाएगी। अच्छा, नहीं आलिम जान साहब, देखें ये लाइव वेबिनार्स होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। आप कोशिश ये क्या करें कि वीक में जस्ट 1 डे होता है और 1 डे के अंदर भी 1 से 1.5 घंटे का ये सेशन होता है, तो कोशिश करें कि टाइम को मैनेज करें। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और ऐड करूंगा कि ये जो वेबिनार्स होते हैं लाजमी नहीं कि आप इसको लैपटॉप से ही ज्वाइन करें, आप चाहें तो इसको मोबाइल फ़ोन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बाहर है और मतलब लैपटॉप अगर आपके पास अवेलेबल ना हो। अच्छा, मोहम्मद सलेमान साहब कह रहे हैं कि सर अक्सर औकात सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर 4 से ज़्यादा टचेस होते हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मार्केट उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही होती है जब तक कि वहां पड़े हुए पेंडिंग ऑर्डर एंड नहीं हो जाते, तब तक उसे रिस्पेक्ट मिलती रहेगी। जैसे वो पेंडिंग ऑर्डर वहां के खत्म हो जाएंगे, वहां के फिल हो जाएंगे, फौरी तौर पर मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देगी। ठीक है। नहीं नहीं साहब, ये जो आपको मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि इसके जो सेशन होता है ये जस्ट लाइव हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा आलिम साहब कह रहे हैं कि सर 4:45 लाइट जाती है और 6 बजे आती है, नेटवर्क इशू है। सर ये तो खैर जानकर बड़ा दुख हुआ कि आपके साथ थोड़ा सा लोड शेडिंग या नेटवर्क के इश्यूज हैं। असल में हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना हम उनको कवर अप कर सकें और ऐसा कोई टाइम हम रखें जिस पर वो अटेंड कर सकें। तो जो हमारा सर्वे वगैरह होता है आप लोगों की वोटिंग्स के ऊपर, वो यही होता है कि भाई वीकेंड पे वेबिनार रखें, क्योंकि उस दिन हमारा ऑफिस नहीं होता तो या हमारा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, तो ये कि हम उसको अटेंड कर सकेंगे। और ना हम टू अर्ली कर रहे हैं कि आपका वीकेंड खराब हो कि आपको सुबह सुबह उठना पड़े, ना हम टू लेट कर रहे हैं कि आपके दूसरे कोई मसले मसाइल या इवेंट्स हों। तो इसलिए हमने शाम का टाइम रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इस वेबिनार में शामिल हो सकें। बट ज़ाहिर बात है अब हर का स्केड्यूल डिफरेंट होता है, तो अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मनसूबाबंदी हो सकेगी। बहरहाल इंशाल्लाह कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी होती है तो डेफिनेटली हम आप लोगों के साथ इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, मोहम्मद नईम साहब कह रहे हैं थैंक यू ऑल टीम, बहुत खुशी हो रही है, फ्री में बहुत कुछ सीखने को मिला। मोहम्मद नईम साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी के ताउन का भी। असल में आप लोगों की जो ये पॉजिटिव फीडबैक होती है ना, ये हमें बड़ा मोटिवेट करती है कि हम मजीद स्टफ फ्री स्टफ आप लोगों के लिए जो है लेकर आएँ। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो प्रो ट्रेडर की टीम स्पेशली मिस्टर आमिर रजा साहब को है कि वो हमारे साथ इस चीज़ पे ताउन करते हैं। उनकी हमारे साथ कोलैबोरेशन और ताउन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए अपना वक्त निकालते हैं और आपके साथ वैल्यूबल टीचिंग को शेयर करते हैं। अच्छा, मोहम्मद सलमान साहब कह रहे हैं कि सर लीडिंग इंडिकेटर की कोई एग्जांपल दे दीजिए। लीडिंग इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो लीडिंग इंडिकेटर्स हम उन्हें इंडिकेटर्स का सिर्फ नाम देते हैं, असल में वो होते नहीं है। जैसे जो खासतौर पर जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम स्प्रेड एक मेथड है जो प्राइस के मूव होने से पहले ही हमें प्राइस की एक्टिविटी की प्रोबेबिलिटीज बता रहा होता है कि प्राइस ने डाउन साइड पर जाना है। इसी तरह बहुत सारे जो अच्छे अच्छे मेथड्स हैं जिनका मार्केट के डायनामिक के साथ रिलेशन है, जो मार्केट के ऐसे चीजों को रीड करते हैं, वहां से हमें आइडिया होता है कि वो एक मेथड के तौर पर काम करेंगे। तो इसलिए अगर आपने लीडिंग में जब भी आपने बात करनी तो आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसा मेथड सीखें जिससे आपको प्राइस मूव होने से पहले ही बता दे कि प्राइस ने डाउन साइड पर या अप साइड पर मूव होना है।
जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मोहम्मद नईम साहब, आज बहुत मालूमात मिली। जी, बिल्कुल, देखिए मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में वेबिनार के बताया था कि जो आज का जो सेशन होगा ना, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लगेगा पहले के वेबिनार्स के मुकाबले में, क्योंकि ये वेबिनार बेसिकली आपसे जो है ना मेन हमारे टॉपिक शुरू हो रहे हैं। शुरू में कुछ हमने बेसिक्स रखा था ताकि जो हमारे साथ जो न्यू भाई हैं वो भी हमारे साथ-साथ चल सकें, और अभी जो अगला हमारा पार्ट 2 होगा, आप लोग उसके लिए लाज़मी फॉर्म फिल अप कर दीजिएगा, ताकि जो अब क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, उससे अगला टॉपिक इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह एक्साइटिंग होगा आप सभी लोगों के लिए। तो इस सीरीज़ को मुकम्मल फ़ॉलो करें, क्योंकि ये जो फ्री लेक्चर्स हैं आप यकीन करें ये पेड ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने रिकॉर्ड किया लैपटॉप जी, ये ठीक किया आपने नईम भाई, ये सही है। आप इस तरह से कर लिया करें ताकि आप उसको लेटर ऑन जो है ना वॉच कर सकें। आप जो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने पास उनको रिकॉर्ड कर लिया करें, ये अच्छी चीज़ है। कि किसी का कोई भी सवाल है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, और अगर कोई किसी वजह से नहीं पूछ पा रहा और बाद में या कोई सवाल याद आता है तो आप के चैट बॉक्स पे जो नंबर आ रहा है आप उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो सही होगा कि जो हमारा अकाउंट मैनेजर है वो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा, मोहम्मद सलमान साहब पूछ रहे हैं कि सर मार्केट के डायनेमिक के साथ कितनी चीज़ें रिलेट करती हैं और कौन-कौन सी हैं? इंशाल्लाह आगे आगे जो वेबिनार्स हमारे आएंगे फॉरेक्स एफएक्स फॉरएवर के ऊपर, उसमें हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि वो ऐसे से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको आगे जाकर मजा आएगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको लाइव मार्केट में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अंडरस्टैंड करना समझना, वरना अदरवाइज वो तो मैं आपको बोलूंगा वरना आपको बिल्कुल अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसी तरह से बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया कि अभी आप लोग थोड़ा-सा आगे जाते जाएँ, तो जो भी इंडिकेटर्स या जो भी चीज़ें होंगी ना स्ट्रैटेजी वो आपको साथ-साथ सिखाते जाएँगे। अच्छा, दूसरी चीज़ गुलाम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए कौन-सा इंडिकेटर अच्छा है? इसमें इंडिकेटर्स की बात की जाए तो इंडिकेटर्स मैंने जैसे बताया कि वो प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं। आप बस एक काम करें, वो ये काम है कि आप मार्केट के डायनामिक को समझ जाएं, मार्केट के फंडामेंटल्स को, मार्केट के होने वाली एक्टिविटी को जब समझ जाएंगे तो कैन यू बिलीव दैट, आप यकीन करो कि आप किसी लैगिंग इंडिकेटर को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। आप सिंपल मार्केट के सादा एक चार्ट के ऊपर, कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। 100% मैं बता रहा हूं, आप मार्केट के सिंपल सादा चार्ट कैंडलस्टिक के ऊपर काम कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, अपने लर्निंग के ऊपर, अपने प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अच्छा, सरफराज अहमद साहब पूछ रहे हैं कि प्राइस को जज करने का मेथड बता दीजिए। वो भी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह होगा। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसका जो आंसर है वो प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक के साथ है। अच्छा, मिस्टर आलिम साहब वेबिनार के स्केड्यूल्स वगैरह पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं आपको ना ज़रा एक चीज़ दिखाई देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ज़रा मुझे कंफर्म करें। जी बिल्कुल आ रही है शेव आपकी हाँ, स्क्रीन। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, देखें इसके अंदर, अगर आप लोग देखें ना ये वेबसाइट के अंदर देखिए हमारे पास टॉप पे लिखा रहा है एफएक्टिव वेबिनार्स। तो ये वेबिनार्स का सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता हों कि आप लोग कब किस बंदे से क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर, उनकी फ़ोटो, उनका जो है टॉपिक, उनकी डेट, सारा कुछ आ रहा होता है। अभी देखें जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हमारा पार्ट 1 था, इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गई है क्योंकि ज़ाहिर बात है हम इसको अटेंड कर रहे हैं। ये देखें गेट फ्री एंट्री का यहाँ पे बटन होता है, आप इसको फॉर्म को फिल अप करें और आपके पास लिंक्स वेबिनार ज्वाइनिंग वगैरह की आ जाती है। अब इसी के साथ-साथ अगर आप इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करें ना, नीचे अगर आएँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ तो एक तो स्पीकर्स मौजूद हैं, और इसी के साथ-साथ यहाँ पर अगर आप नीचे आए ना तो ये देखें हमारे पास ये सारा का सारा स्केड्यूल यहाँ पर मौजूद है। तो ये देखें 6 फरवरी को 2021 को हमारा ये वाला वेबिनार था जो कि आज हो रहा है। इसी के साथ-साथ देखें अगला वेबिनार हमारा 13 फरवरी को। अब 13 फरवरी वाले ब्लॉक पर अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये ऑरेंज हो गया, और यहाँ पर नीचे देखें टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2, इंस्ट्रक्टर का नाम महबूब आलम, क्या-क्या चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं वो रहा, और ये गेट फ्री एंट्री का बटन है कि आप यहाँ से अपनी एंट्री को करा सकते हैं।
अब देखें यहाँ पर जो लास्ट वेबिनार है हमारा वो 1 मार्च 2021 को है, बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ पर अप्रैल को हमारा वेबिनार हमारा यहाँ पर चलता जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का एडवांस हमारा इंशाल्लाह ट्रेनिंग सेशन लाइव होगा। तो यहाँ से आप सारा स्केड्यूल और उनकी सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर से। तो मेरा ख्याल है वेबिनार को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा, एक दो सवाल हमारे पास हो रहे हैं। मोहम्मद सरफराज अहमद साहब कह रहे हैं सीओटी रिपोर्ट को किस तरह रीड किया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए सीओटी रिपोर्ट को रीड असल में ये जो कंटेंट या जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये पेड कंटेंट है, उनकी अपनी चीजें हैं। खाली अगर आप बात करें तो सीओटी रिपोर्ट को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी जिसे आप गूगल करके आप देख सकते हैं कैसे रीड किया जाता है, बट सीओटी रिपोर्ट से अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको समझना अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत अहम है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के वो चीजें बता रहा हूँ सीरियसली कि मार्केट के अंदर अगर आपको फंडामेंटल का आइडिया नहीं है, अगर आपको मार्केट का डायनामिक का आइडिया नहीं है, मार्केट को रीड करने का आइडिया नहीं है, तो इवन के अच्छे से अच्छे ब्रोकर की या बड़े से बड़े बैंक की जो ऑर्डर बुक है जिसमें ऑर्डर्स लगे होते हैं बैंक्स के, अगर वो भी एक रिटेल ट्रेडर को मिल जाए वो तब भी पैसा नहीं बना सकता। उसकी रीजन ये है कि उसे नहीं पता कि कौन से पेंडिंग ऑर्डर कहाँ लगे हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर फेक हैं या रियल हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर कौन से पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और वो कैसे एक्टिवेट होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखना पड़ता है। तो सीओटी रिपोर्ट का रेट करने का एक क्राइटेरिया डिफरेंट है और ये पेड कंटेंट है, ठीक है, वो इस सेशन में हम लोग नहीं करवा सकते उसको। अच्छा, ठीक हो गया। बाकी मोहम्मद नईम जी बिल्कुल इस तरह से ही होता है कि आपको न्यू एंट्री करानी होती है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो लीड्स होती है ना, आपने देखा होगा कि जब आप एंट्री करते हैं तो आपको हमारा जो अकाउंट मैनेजर होता है वो कॉल करके आपकी रिजर्वेशन कंफर्म करता है। तो बेसिकली हमें इस चीज़ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ कितने लोग आ रहे हैं, क्या अरेंजमेंट्स वगैरह हैं, कितने कोई नंबर ऑफ अटेंडी वाला हमारे पास पैकेज होना चाहिए। तो इस वजह से हम न्यू लीड्स लेते हैं ताकि हम उन्हीं लोगों को कॉल करें जो कि वाकई में इंटरेस्टेड है। तो जी आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। अच्छा, गुलाम दस्तगीर साहब कह रहे हैं 4:30 पर असर नमाज का टाइम होता है। चलिए, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम ऊपर जा चुका है। और बस मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इंशाल्लाह वेरी सून न्यू एंट्री फॉर्म भी हमारे वेब पे लॉन्च हो जाएगा, जिसको आप लोग फिल करके अपनी एंट्री अगेन करा सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 2 के लिए। तो फिलहाल मेरा ख्याल है इतना सेशन हमारे लिए काफ़ी था और आप लोगों ने भी यकीनन बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ द FXF मेंबर्स एंड प्रो ट्रेडर टीम, स्पेशली मिस्टर आमिर रजा साहब। तो आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और FXF के साथ आप लोग जुड़े रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। और अगर आप लोग VSA को सीखना चाहते हैं पर्सनली मिस्टर आमिर रजा साहब से, तो आप उसकी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो मैंने आप लोगों को बताया था कि FXF ने जो 5th एनिवर्सरी हमारी चल रही है, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज हैं, कोई तकरीबन 1.5 करोड़ PKR के प्राइजेज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ। तो उनकी डिटेल्स वगैरह भी चेक करनी है तो आपको हमारे fxforever.com की मेन जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको डिटेल्स एंड बैनर्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को जो भी सवाल हुआ करें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी लोगों का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।